हेलो डियर स्टूडेंट्स, और कैसी चल रही है पढ़ाई। ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी एनएलएम की वीडियो नंबर 5। इस वीडियो में भी हम एफबीडी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एफबीडी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आप सभी लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया होगा। तो इस वीडियो में उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से शुरुआत करेंगे, फिर कुछ नए क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो पढ़ाई का पूरा मूड बना लीजिए, एक पेन कॉपी ले लीजिए, मोबाइल ऐसे सामने होना चाहिए, बॉडी की पोजीशन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और पूरा कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। बाकी देश दुनिया गया तेल लेने। क्या क्वेश्चन था? फिगर कुछ इस तरीके से था। यहां पे एंगल था थीटा। ये कोई वॉल है, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है। एक स्फीयर बेचारा यहां पे फंसा हुआ है, अटका हुआ है, और एक स्फीयर यहां पे था। इसका भी मास m ले लेते हैं, इसका भी मास m ले लेते हैं। हमें क्या करना है? हमें एफबीडी बनाना है और इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखना है। तो मैंने क्या बताया था, इस केस में एफबीडी थोड़ा सा इन्हें सेपरेट करके हमें बनाना चाहिए, और ऐसे केस में इस वाले ऑब्जेक्ट का, इस वाले स्फीयर का एफबीडी हमें पहले बनाना चाहिए। तो एक ऐसे ही इंक्लाइंड लाइन ले लेते हैं और एक स्फीयर ऊपर वाला यहां बना लेते हैं और एक स्फीयर यहां बना लेते हैं। तो स्टार्ट करें। इसके एफबीडी में सबसे पहला फोर्स कौन सा लगेगा? mg वर्टिकली डाउनवर्ड। एफबीडी बनाने में हमें एक्सिस को भी डिफाइन करना होगा कि हमारी एक्स एक्सिस किधर है और हमारी वाई एक्सिस किधर है। तो एक्स एक्सिस ले लेते हैं ऐसे, और ऑब्वियसली वाई एक्सिस होगा इसके परपेंडिकुलर। एफबीडी में अगर कोई भी फोर्स इन एक्सिस के अलोंग आया, चाहे वो पॉजिटिव एक्स के अलोंग हो, चाहे वो नेगेटिव एक्स के अलोंग हो, चाहे वो पॉजिटिव वाई के अलोंग हो, चाहे वो नेगेटिव वाई के अलोंग हो, इट्स ओके। बट अगर कोई फोर्स आड़ा तिरछा आया तो हमें उसे इन एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना होगा। जैसे इसी mg को देखिए, ये mg ना ही एक्स एक्सिस के अलोंग है और ना ही वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसे हमें अलोंग एक्सिस रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए ये वाला एंगल कितना है? सॉरी, ये वाला एंगल क्वेश्चन में गिवन है कितना? थीटा। हो सकता है क्वेश्चन में ये वाला एंगल भी दे दिया जाए। तो अगर ये वाला एंगल दिया जाएगा सपोज 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये बताइए, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? क्यों भाई? ऐसे z बनता है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है ना। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल या फिर ये एंगल भी थीटा होगा। अब इस mg का इस डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट करें तो हमें मिलेगा mg cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट मिलेगा mg sin थीटा। इस mg sin थीटा की वजह से ये स्फीयर इस इंक्लाइंड सरफेस को प्रेस करेगा। प्रेस करेगा मींस व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो एज अ रिएक्शन ये सरफेस भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो ये सरफेस भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। उसकी डायरेक्शन कैसे होती है? कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, खुद ही टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास होगा। इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या ले ले? n ले ले, n ही ले लेते हैं। फिर इस mg cos थीटा की वजह से इस स्फीयर में नीचे जाने की टेंडेंसी है, जिससे ये वाला स्फीयर इस वाले स्फीयर को प्रेस करेगा। प्रेस करेगा मींस व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो देखिए, ये है नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन को ले लेते हैं n0। ये नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से है? ऊपर वाले स्फीयर की वजह से नीचे वाले स्फीयर पे है। तो एज अ रिएक्शन इसकी वजह से भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। उसको आप यहां भी बना सकते हैं ऐसे, या फिर यहां बना लिया जाए। फिगर देखने में भी सही होना चाहिए। ये है n0। ये वाला n0 और ये वाला n0 एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये है इस वाले स्फीयर की वजह से इस वाले स्फीयर पे, और ये वाला है उसका रिएक्शन ऊपर वाले स्फीयर की वजह से नीचे वाले स्फीयर पे। इसके अलावा और तो कोई फोर्स छूटा नहीं है। mg लगा लिया हमने, दो जगह इसका कांटेक्ट है, दोनों जगह नॉर्मल रिएक्शन हमने बना लिया और इसको रिजॉल्व भी कर लिया। तो यहाँ पे इसका एफबीडी होता है कंप्लीट। अब हमें इक्वेशंस लिखने चाहिए। अगर वाई डायरेक्शन में हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, और अगर अलोंग x हम फोर्सेस बैलेंस करें तो हम क्या लिखेंगे? n0 इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। अगर आपसे कोई पूछे कि इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन स्फीयर्स बताइए,
यानी इन दोनों स्फीयर्स के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो आप कैलकुलेट करके बताइए, तो आपका आंसर ये होगा n0। अब बनाते हैं इसका एफबीडी। इसके एफबीडी में एक फोर्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है, दूसरा फोर्स धरती माँ का बल हमेशा लगता ही लगता है mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ये एंगल फिर से थीटा होगा। इस mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg cos थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन यहां से हमें मिलेगा एक, इस नॉर्मल रिएक्शन को n डैश लिख लेते हैं। और साथ ही साथ इस गोले में भी, इस स्फीयर में भी नीचे आने की टेंडेंसी है। नीचे नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे एक वॉल है, तो वॉल भी इस पे लगाएगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इस स्फीयर में इस वॉल को प्रेस करने की टेंडेंसी है। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में। पास कहां से होगी उसकी एक्शन लाइन? इस स्फीयर के सेंटर से। तो उस नॉर्मल रिएक्शन को आप यहां भी बना सकते हैं ऐसे, या फिर आप यहां भी बना सकते हैं। इस नॉर्मल रिएक्शन को लिख दिया जाए NW, यानी नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल। अब हमारी एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे है। इसमें हमने इस mg को along x और along y रिजॉल्व कर दिया है। ये जो n0 है वो ऑलरेडी along नेगेटिव x या x लग रहा है, हमें इसको वंस अगेन रिजॉल्व करना होगा। तो इसमें बहुत ही ध्यान से देखिए कहां कौन सा एंगल थीटा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि जो एंगल दो लाइंस के बीच में बनता है वही एंगल उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में बनता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत यूजफुल पॉइंट है। उस पॉइंट को एक बार फिर से यहां पे अप्लाई करते हैं। इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर है, और इस वर्टिकल का परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल होगा। तो अगर इस इंक्लाइंड सरफेस और इस वर्टिकल के बीच बनने वाला एंगल थीटा है, तो इनकी म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस के बीच बनने वाला एंगल भी थीटा ही होगा। अब इसका अगर हम कंपोनेंट करें तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो होगा NW cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आएगा NW sin थीटा। ये है इसका कंप्लीट FBD। अब आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस फिगर में कुछ एलिमिनेशन कर देते हैं। इस mg को आप चाहे तो हटा सकते हैं, इस mg से अब लेना देना नहीं है, क्योंकि इस mg को हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ दिया। तो एक अकेले mg को आप देखो, या mg sin थीटा और mg cos थीटा को एज अ कॉम्बिनेशन देखो, दोनों एक ही चीज है। इस NW को भी हम लोगों ने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर लिया है, तो इससे भी आप चाहे तो हटा सकते हैं। तो ये है इसका सिंप्लीफाइड FBD। अब यहां से हमें इसका इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखना है। तो पहले इसमें फोर्सेज अलोंग x ले, फोर्सेज अलोंग x अगर इसमें हम बैलेंस करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है n0 प्लस mg cos थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स क्या है? NW sin थीटा। तो NW sin थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा n0 प्लस mg cos थीटा, और n0 की वैल्यू कहीं निकली है, ये रही। तो mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा ये हो जाएगा NW sin थीटा इज इक्वल्स टू इधर आएगा 2mg cos थीटा, और यहां से NW की वैल्यू यानी नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस वर्टिकल वॉल, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2mg cos y sin यानी cot थीटा। अब फोर्सेज अलोंग y भी देख लेते हैं। फोर्सेज अलोंग y अगर हम देखें तो फोर्सेज अलोंग y क्या होगा? n डैश इज इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा प्लस ये वाला फोर्स NW cos थीटा, NW cos थीटा। अब चाहे तो NW की वैल्यू आप यहां से पुट कर देना, तो वहां से n डैश की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो सारे यहां हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लिए। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉपी पेन में, मतलब कॉपी में आप इसको जरूर से बना लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं उसको आप दोबारा से बनाइए, दोबारा से प्रैक्टिस करिए, देखिए कि आप फोर्सेस को एनालाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, कहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कहाँ नहीं लगेगा।
एक्सेसेस सही से बना पा रहे हैं नहीं, रिजोल्यूशन कर पा रहे हैं कि नहीं, और फिर फाइनली इक्वेशन ऑफ फोर्स आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। प्रैक्टिस करते करते ही होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है। एक वर्टिकल वॉल है और ये एक स्फीयर है और सेंटर से ऐसे एक रोप ज्वाइन की गई है। अब फिगर की अगर टेक्निकलिटी में जाएं तो जैसे कोई स्फीयर है, उसके सेंटर में किसी तरीके से कोई कील वगैरह फंसा के और उसमें एक हल्का सा होल करके सेंटर से इस तरह से एक स्ट्रिंग कनेक्ट की गई है और यहाँ पे एंगल भी गिवन है, सपोज थीटा। इस केस में हमें इसका एफबीडी बनाना है, तो इसका एफबीडी बनाते हैं। इसी में बना दे इसका एफबीडी, छोटा सा क्वेश्चन है, अलग से बनाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो इसी में इसका एफबीडी बनाते हैं। मास इसका एम ले लिया जाए। इसका मास कितना गिवन है? एम। एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा, टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। ये एंगल अगर थीटा है और मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, तो नो डाउट ये एंगल भी थीटा ही होगा। फिर इस टी का अपवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आएगा टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आएगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा की वजह से इस स्फीयर में लेफ्ट साइड जाने की टेंडेंसी है, जिसकी वजह से ये स्फीयर इस वॉल को प्रेस करेगा, और प्रेस करेगा तो इस वॉल की वजह से इस स्फीयर पे हमें एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। इस नॉर्मल रिएक्शन को लिख देते हैं NW। एक्सिस क्लियर है, यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस है और ऐसे वाई एक्सिस है। अब इसमें अगर हम इक्विलिब्रियम देखें और फोर्सेस बैलेंस करें तो सबसे पहला टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा mg। यहाँ से तुरंत t की वैल्यू हमें मिल जाएगी mg डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये है स्ट्रिंग में टेंशन, और अगर फोर्सेस अलोंग x बैलेंस करें तो जितना फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में दैट इज NW इज इक्वल्स टू उतना ही फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में दैट इज t साइन थीटा। t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, NW इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये है t की वैल्यू इनटू साइन थीटा। यहां से हमें मिलेगा NW इज इक्वल्स टू mg साइन बाई कॉस यानी कि tan थीटा। कोई डाउट इसमें? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहां पे एक वेज रखा हुआ है, इसको बोलते हैं वेज। वेज मतलब ऐसा कुछ इस तरीके से। ये इसका साइड व्यू है। जब आप साइड से देखोगे तो आपको सिर्फ ऐसा ही फिगर दिखाई देगा। यहां पे इस तरीके से एक दूसरा ब्लॉक है और ऐसे ये वर्टिकल वॉल के बीच में फंसा हुआ है, यानी इसका जो मोशन है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। यानी इसे हम ऐसे ऊपर भेज सकते हैं या फिर ये ऐसे नीचे आ सकता है। इसका जो मोशन है वो लिमिटेड है, ये सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। इसका मास ले लेते हैं कैपिटल M, और चाहे तो आप इसका मास ले सकते हैं, इसका मास स्मॉल m मान लिया जाए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसके वेट की वजह से ये ऊपर वाला ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो इस वेज पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। क्यों भाई? इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा उसकी वजह से ये जो वेज है वो राइट साइड जाने की टेंडेंसी रखेगा। अगर ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ हुआ तो इस नॉर्मल रिएक्शन के इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये इस तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा। मतलब इसको अगर हम छोड़ें तो ये धीरे धीरे ऐसा सरकता जाएगा और ये इस डायरेक्शन में इस तरीके से डिस्प्लेस हो जाएगा। होगा ना ऐसा? तो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस ना हो जाए इसलिए क्या किया जाए, यहाँ पे एक स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया जाए। अब तो ये नहीं भागेगा, अब हमने इसको क्या किया, स्ट्रिंग से बांध दिया। अब हमें इस केस में इसका एबीडी बनाना है और नॉर्मल रिएक्शन वगैरह बना के इक्वेशन ऑफ फोर्स इसमें हमें लिखना है। ये एंगल कितना ले लिया जाए, थीटा ले लेते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं इसमें एफबीडी इस वेज का। वेज के एफबीडी के लिए ये है हमारा वेज, मास कितना है कैपिटल M,
सबसे पहला फोर्स लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, एक यहां ऐसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन को अब की बार यहीं रहने देते हैं। इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ले ली जाए n नॉट। n नॉट क्या है? इस ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से इस वेज पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर। अब इसमें यह एंगल कितना है? थीटा। इसमें अगर यहां पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी जाए तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाला लाइन और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाला लाइन, यहां भी बनने वाला एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। इसके कंपोनेंट करें, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा n नॉट cos थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा n नॉट sin थीटा। ये n नॉट cos थीटा n नॉट sin थीटा इसी वेज पे ही लग रहा है। यहां बना है तो ऐसा नहीं कि हवा में फोर्स चला गया, फोर्स इसी पे लग रहा है। आप इस चीज को ऐसे एक्सटेंड करके यहां भी बना सकते थे, तब n नॉट sin थीटा यहां और n नॉट cos थीटा यहां बनता। बट ये वाला भी जो फिगर है वो गलत नहीं है, इस तरीके से भी फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस n नॉट sin थीटा की वजह से इसमें राइट साइड जाने की टेंडेंसी होगी, बट स्ट्रिंग लगी है वो उसको जाने नहीं देगी, यानी स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होगी। तो स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा? टेंशन। तो इस टेंशन को लिख लिया जाए T। और एक नॉर्मल रिएक्शन इसे यहां ग्राउंड से भी मिलेगा, इसको लिख दिया जाए Ng, यानी नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड। अब इसमें अगर हम फोर्सेस बैलेंस करें तो T इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा n नॉट sin थीटा। उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस बैलेंस करें तो Ng इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा mg और प्लस ये n नॉट cos थीटा। इसमें किसी की भी वैल्यू ठीक ठीक हमें मालूम नहीं चल पाई, क्योंकि हमें ना ही n नॉट पता है और ना ही हमें t पता है, ना ही हमें ng पता है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ऐसे केसेस में ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का एफबीडी हमें पहले बनाना चाहिए। तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन n नॉट लग रहा है उसका रिएक्शन इस पे होगा, ये है n नॉट। इसका मास अगर स्मॉल m है तो इसका वेट होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। पास पास हो जा रहा है, नहीं थोड़ा दूर बना देते हैं, इसको यहां पे बनाते हैं। सबसे पहला फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड, यहां पे लग रहा है ऐसे नॉर्मल रिएक्शन n नॉट, वो है इस वाले नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन। अगर इसको एक्शन माना जाए तो ये क्या है? रिएक्शन। इसमें हमें एंगल भी लेना है, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाला लाइन और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाला लाइन, तो ये एंगल जो बनेगा ये भी थीटा होगा। कोई डाउट नहीं है इसमें। इसका कंपोनेंट करें तो ऊपर की ओर जो कंपोनेंट होगा वो आएगा n नॉट cos थीटा। इसका एरो छोटा होना चाहिए बट कोई नहीं, चलिए छोटा ही कर लेते हैं। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा n नॉट sin थीटा। अब इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट ऊपर आ रहा है, एक कंपोनेंट इधर आ रहा है। इस डायरेक्शन में जो n नॉट sin थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है उसकी वजह से इस वाले ब्लॉक पे इस साइड जाने की टेंडेंसी डेवलप होगी, इस वाले ब्लॉक में इस साइड जाने की टेंडेंसी डेवलप होगी, जिससे वो इस वॉल को ऐसे प्रेस करेगा। तो बदले में इस वॉल की वजह से इस पे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो यहां इस नॉर्मल रिएक्शन को बना लेते हैं, इस नॉर्मल रिएक्शन को लिख दिया जाए NW, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल। अब यहां पे अगर हम फोर्सेस बैलेंस करें तो NW इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा n नॉट cos थीटा। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हम इसके फोर्सेस देखें तो सॉरी NW इज इक्वल्स टू n नॉट sin थीटा। NW इज इक्वल्स टू मिला n नॉट sin थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस बैलेंस करें तो n नॉट cos थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा mg। अब ध्यान से देखते हैं इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में थीटा गिवन था, स्मॉल m गिवन था, कैपिटल M गिवन था। गिवन डेटा क्या क्या था? थीटा गिवन था, स्मॉल m गिवन था, कैपिटल M गिवन था। तो n नॉट की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, mg डिवाइडेड बाय cos थीटा। n नॉट की वैल्यू निकल गई। n नॉट की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो nw की वैल्यू निकल जाएगी।
एन नॉट की वैल्यू यहां पुट करोगे तो टी निकल जाएगा, और यहां एन नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे तो एन जी भी निकल जाएगा। यानी सारे नॉर्मल रिएक्शन इंक्लूडिंग टेंशन जो स्ट्रिंग में लगेगा वो सारा कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप स्किप करके पीछे से वीडियो को फिर से देखिए और देखिए यहाँ पे कैसा नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे हैं, कैसे फोर्सेस को ड्रॉ किया जा रहा है, और दोबारा से इसको बिना देखे खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पहले आईआईटी जेईई में आया था, इस तरह का क्वेश्चन। ये है एक क्लैंप। व्हाट इज दिस? दिस इज ए क्लैंप। अब ये क्लैंप क्या आइटम होता है बताते हैं आपको। यहां पे एक घिरनी है, पुली को अगर यहां पे टिकाना हो तो अब ये हवा में तो टिकेगा नहीं, इसको कसने के लिए, इसको इस वॉल से अटैच करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो चाहिए। तो जैसे लोहे की दो पतली पतली स्ट्रिप ले ली, वेल्ड कर दिया यहाँ पे, और बीच में होल करके ऐसे एक नट बोल्ट से उसको कस दिया, तो वैसा ही कुछ आइटम होता है ये क्लैंप। इसमें इस पुली का मास गिवन है। सपोज इस पुली का मास ले लेते हैं स्मॉल एम। यहां से एक स्ट्रिंग है और यहां पे एक दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है, लटका हुआ है, उसका मास ले लेते हैं कैपिटल एम। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ रहा है फाइंड फोर्स बाय क्लैंप ऑन पुली। क्वेश्चन में निकालना क्या है, इस क्लैंप की वजह से पुली पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसका एबीडी बनाएं झंडू सा, तो क्या होगा, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रिंग में टेंशन टी ऊपर, टी इज इक्वल टू हमें मिलेगा एन जी। बट स्ट्रिंग में टेंशन पूछा नहीं है, पूछना भी नहीं चाहिए, तो हलवा सी बात होगी, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा कोई भी बता देगा, टी इज इक्वल टू एम जी। अब बनाते हैं इसका एबीडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एबीडी में सबसे पहले इसका जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, एक स्ट्रिंग में टेंशन इधर और एक स्ट्रिंग में टेंशन इधर। टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। इसके लिए अवे फ्रॉम द बॉडी इधर, और इसके लिए अवे फ्रॉम द बॉडी इधर भी और इधर भी, टी टी। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब अगर हम इन दोनों फोर्स को कंबाइन करें, सिंस दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए हम इसको जोड़ के लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा टी प्लस एम जी, और टी की चाहे तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, टी की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे, ये है हमारा कैपिटल एम जी, यहाँ भी टी की वैल्यू कैपिटल एम जी। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। पुली रेस्ट स्टेट में है ना, रुकी हुई है, इक्विलिब्रियम में है, यानी इस पे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। इसका वेट, स्ट्रिंग का टेंशन, इसका वेट, और यहां जो स्ट्रिंग का टेंशन लग रहा है, ये सारे फोर्स मिलके इस पुली पे कुछ इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगा रहे हैं। बट ये पुली कहीं जा नहीं रही है, इस पे फोर्सेस बैलेंस है। इट मींस बाय द क्लैंप, इस क्लैंप की वजह से इस पुली पे इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लग रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इस पुली पे इसके अपने वेट, स्ट्रिंग में टेंशन सब ले दे के जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन लग रहा है। इस पुली में इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है, बट वो जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि क्लैंप की वजह से पुली पे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी तो इस पे फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो ये इस एफ नेट के ठीक अपोजिट आप यहां एक फोर्स बनाओगे, इस फोर्स को आप एफ नॉट लिख लो। यही एफ नॉट क्या है? यही है बाई क्लैंप ऑन पुली, और यही हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो एफ नॉट इज इक्वल्स टू एफ नेट होगा, और एफ नेट की वैल्यू तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पहले वाले वेक्टर का या फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर या फोर्स का स्क्वायर। अब यहां छोड़ दें, इसको सॉल्व कर लोगे? क्यों भाई, जी कॉमन ले लेना, वो बाहर आ जाएगा। एम स्क्वायर इसमें प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के जोड़ जाड़ के जो भी आएगा वो लिख लेना। कॉन्सेप्ट समझो कि इसमें कहां पे कैसे फोर्स लग रहा है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हो गया? वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ये है एक इंक्लाइन प्लेन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ले लेते हैं 60 डिग्री। यहां पे एक स्फीयर है और ऐसे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये जो एंगल है ये है सपोज 30 डिग्री। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका मास m ले लेते हैं, इसका एबीडी बनाना है, स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है और यहां पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है। तो इसी में बनाए इसका एबीडी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसी में बनाते हैं इसका एबीडी। सबसे पहले mg लगा वर्टिकली डाउनवर्ड। इसमें हमें एक्सिसेस को भी चुनना होगा कि हमारी एक्सिसेस किधर हैं। तो एक्सिसेस के लिए ऐसे ले लिया जाए एक्स एक्सिस और ऑब्वियसली वाई एक्सिस उसके परपेंडिकुलर। mg ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही उनके परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg cos 60 डिग्री, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg sin 60 डिग्री। यहां से मिलेगा इसको एक नॉर्मल रिएक्शन, इसको लिख दिया जाए n, और यहां पे स्ट्रिंग में टेंशन भी होगा कुछ इस डायरेक्शन में। बट अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। इस स्ट्रिंग के टेंशन T को हमें अलोंग x और अलोंग y रिजॉल्व करना है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो क्या ये एंगल भी 30 डिग्री होगा? यस और नो? यस, क्योंकि ऐसे z बनता है तो ये एंगल सेम होता है। इस T का अगर हम कंपोनेंट करें तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आएगा T cos 30 डिग्री और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो होगा T sin 30 डिग्री। तो कोई डाउट? इसमें ध्यान से देखना कहाँ पे कौन सा फोर्स बनाया गया है। मैं बहुत बड़ा फिगर तो मैंने नहीं बनाया बट आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। अब इसमें अगर हम फोर्सेस बैलेंस करें तो पहले लॉन्ग y फोर्सेस बैलेंस करते हैं। जितना फोर्स ऊपर दैट इज n इज इक्वल्स टू उतना फोर्स नीचे। नीचे में है mg cos 60 डिग्री और प्लस है t sin 30 डिग्री। n इज इक्वल्स टू mg √3/2 प्लस t डिवाइडेड बाई 2। ये एक इक्वेशन मिला। और अगर हम फोर्सेस अलोंग x बैलेंस करें तो हमें मिलेगा t cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू mg sin 60 डिग्री। कोई डाउट नहीं है इसमें? t cos 30 √3/2 इज इक्वल्स टू mg sin 60 भी √3/2। अरे वाह, ये कैंसिल। t इज इक्वल्स टू हमें मिल गया mg। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो mg के इक्वल होगी और t की वैल्यू जब आप यहां पुट कर देंगे तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन भी आपको मिल जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई डाउट तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। cos 30 डिग्री की वैल्यू sin 60 डिग्री के इक्वल होती है, कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल्स टू mg आएगा। इट्स ओके, सही है। बाकी आप भी जब खुद से सॉल्व करना तो एक बार देख लेना। सही है, ये मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। सपोज अगर कभी ऐसा केस आ जाए जिसमें इस तरह से दो परपेंडिकुलर सरफेसेस हों और यहां ऐसे कोई रॉड हो। इस केस में अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप नॉर्मल रिएक्शन बनाओ, नॉर्मल रिएक्शन शो करो, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन देखिए कैसा लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मल रिएक्शन यहां बनाने के लिए, नॉर्मल रिएक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे होती है? कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो रॉड का ये जो नुकीला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो नुकीला हिस्सा है, इसको अगर आप बहुत ही बड़ा करके देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर इसी सरफेस के परपेंडिकुलर ही मिलेगा। तो एक नॉर्मल रिएक्शन आपको यहां मिलेगा। आप चाहे तो इसको ny लिख सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन अलोंग y, और एक नॉर्मल रिएक्शन आपको यहां भी मिलेगा, उसमें भी इसी सरफेस के परपेंडिकुलर बनाएंगे। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन अलोंग x। पूरे एफबीडी की बात करी जाए तो एक mg लगेगा यहां, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहां। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस करेगा,
इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण। सिंस फ्रिक्शनल फोर्स अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, जब फ्रिक्शन में आएगा तो ये वाला केस फिर से डिस्कस करेंगे। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सीढ़ी। जो सीढ़ी होती है वो घर में हम लोग जब टिकाते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं तो उस पर कैसे फोर्सेस लगते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उसको फ्रिक्शन में देखेंगे। फिर वैसे ही सपोज अगर इस तरह का कोई केस है, जैसे खाना बना लेते हो आप लोग, थोड़ा बहुत बेसिक आइटम तो आना ही चाहिए, जैसे कि पानी गर्म करने आना चाहिए, पापड़ सेकने आना चाहिए, और कम से कम मैगी बनाने आना चाहिए। जैसे ऐसा कोई कढ़ाई है आपके घर में जिसमें सब्जी पकती है, उसमें आप बीच में अगर इस तरीके से पलटा वगैरह या कोई भी इस तरह से रॉड वगैरह रखते हो, तो इस केस में यहां पे फिर वैसे ही इस कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, उसकी एक्शन लाइन पास होगी सेंटर से, और यहां भी जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट होगा और पास होगा कहां से, सेंटर से। तो इस तरह का अगर केस आए तो इस तरह से हमें नॉर्मल रिएक्शन उसमें बनाना होता है। नॉर्मल रिएक्शन का एक केस और है जिसको हिंज्ड कंडीशन बोलते हैं, वो मैं आप लोगों को अलग से जब रिवीजन वाली वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आप लोगों को वहां अच्छे से समझाएंगे हिंज्ड कंडीशन क्या होता है। तो इस वीडियो में यही रहने देते हैं। आई होप फ्री बॉडी डायग्राम का पूरा कंसेप्ट अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और स्पेशली नॉर्मल रिएक्शन को तो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। एक क्वेश्चन आप ले लो होमवर्क के लिए, इसको आप सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको मैं खुद सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। मेरे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको एक छोटा रिचार्ज की सीरीज मिलेगी जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं, उसमें इसका आपको सोल्यूशन मिलेगा, तो उसको थोड़ा सर्च कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो पहले घर पे इसको ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप उस वीडियो को चला के इसका सॉल्यूशन देख लेना कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। इस तरीके से 3 स्फीयर्स एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, तीनों का जो मास है वो m है, तीनों की रेडियस r है। मतलब अगर हम सेंटर टू सेंटर यहां पे लाइंस ऐसे ड्रॉ करें तो ये जो एंगल है वो कितना होगा, वो 60 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको इन दोनों स्फीयर्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैलकुलेट करके बताना है। क्या करना है, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए इस वीडियो में ही रहते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम की प्रैक्टिस हो गई, भी प्रैक्टिस चलती रहेगी जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें जो ब्लॉक्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे, वो मोशन में नहीं थे, वो इक्विलिब्रियम में थे। कोई लटका हुआ था, कोई उसको भी पकड़ के लटका हुआ था, कोई कहीं अटका हुआ था, कोई कहीं दबा हुआ था, इस तरह के कंडीशंस थे। अब अगली वीडियो में हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और अब जो ऑब्जेक्ट्स है वो मूव करेंगे, तो उसमें हमें स्ट्रिंग में टेंशन निकालना होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना होगा, और वहां हमें एक्सेलरेशन भी निकालना होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।